बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 6 है और मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी के ऊपर ये चैप्टर नंबर 12 है। तो जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए अपनी बुक को सामने रखें और उसके बाद लेक्चर सुनें ताकि आपको क्लियर हो हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर मेनली डिस्कस किया जाएगा फाइलम मोलस्का। तो ये किंगडम एनिमेलिया का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं, इनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा है, मीन्स 100,000। तो ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश इज़ नॉट एक्चुअली अ फिश, मोलस्का होता है। तो ये क्लास सेफेलोपोडा के अंदर आते हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर से इंतहाई एफिशिएंट और एडवांस्ड किस्म के एनिमल्स हैं। एक तो ये बहुत अच्छे प्रेडेटर्स होते हैं और दूसरा इनका जो ब्रेन होता है इनवर्टिब्रेट्स के ब्रेन के हिसाब से एक तो साइज़ में बहुत बड़ा होता है और दूसरा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। उसके बाद बाय एनी स्टैंडर्ड, मतलब कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जो इनसे कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, बहुत ऊपर वाले लेवल के, उनसे भी अगर कंपेयर किया जाए तो इनके सेंसरी स्ट्रक्चर उनसे भी कम्प्लेक्स हैं। ये इंतहाई स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। इनके टेंटिकल्स होते हैं जिससे ये शिकार को एकदम से झपट्टा मार के पकड़ लेते हैं। और इनके माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि इनके जो प्रे है जिसमें फ़िश वगैरह आती है और इवन के शेल वाले एनिमल्स आते हैं, उसको क्रैक करके तोड़ देते हैं और उसको खा लेते हैं। जिस तरह से आपको इस कोर्स के शुरू में बताया था कि हर फाइलम के अंदर आपको एक छोटा सा ग्रुप ऐसा मिलेगा, चाहे वो क्लास है या सब क्लास है या इवन ऑर्डर है, जो कि अपने बाकी रिश्तेदार जो कि उसी फाइलम में मौजूद हैं उन सब से डिफरेंट होगा और उन सब की निस्बत बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होगा। तो फाइलम मोलस्का की 1 लाख स्पीशीज़ के अंदर से जो इस तरह की एग्जांपल्स हैं, ये आती हैं मोलस्का की क्लास सेफेलोपोडा के अंदर। और इसकी आजकल सिर्फ 550 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। सुनिए कि टोटल मोलस्का के अंदर 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ और उसके अंदर से जो सेफेलोपोड्स हैं सिर्फ 550 हैं। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इनके जितने अच्छे करैक्टर हैं और ये इंतहाई स्पीड में, मतलब कि विद इन 1 सेकेंड अपना कलर पैटर्न डिज़ाइन इवन की शक्ल तक चेंज कर लेते हैं। कहीं भी छुप जाते हैं, अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेते हैं। शिकार करने के मामले में इंतहाई ज़्यादा एफिशिएंट। फिर भी ये इतने कम है। बाय रूल जो एनिमल इतना ज़्यादा एफिशिएंट है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो जोलॉजिस्ट हैं उनको आज तक इसका ना आंसर नहीं मिला कि ऐसा क्यों है। पास्ट में इसका फॉसल रिकॉर्ड मिलता है जिसके अंदर इसकी बड़ी बड़ी एफिशिएंट और बड़ी यूनिक किस्म की एग्जांपल्स मौजूद थी और उनकी डाइवर्सिटी और वैरायटी आज की एग्जांपल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये थोड़े रह गए हैं। तो सिलेक्शन प्रेशर की वजह से इनके ऊपर भी ज़वाल आया और ये जिस तरह से डाइवर्सिफाई होना चाहिए था वैसे डाइवर्सिफाई नहीं हो सके। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें कि इनका इन्वायरमेंट इनके लिए फेवरेबल नहीं रहा। सेकंड थिंग, इनके आसपास जो वर्टिब्रेट्स थे, ख़ास तौर पे फिशेस, वो इनसे ज़्यादा जल्दी डाइवर्सिफाई हुए और डोमिनेट कर गए। तो फिशेस का एक ग्रुप जो कि बॉटनी वाले बच्चे पढ़ेंगे, क्लेसमेस्टर और केमिस्ट्री वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता है, जिसके अंदर शार्क्स, रेज, स्केट्स वगैरह
इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। तो ये जब से बने हैं ये बड़ा डोमिनेंट और बड़ा सक्सेसफुल ग्रुप काउंट होता है। तो यही चूँकि सेफेलोपोड्स के प्रेडेटर भी होते हैं, यानी कि ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश वगैरह को शार्क खा लेती है, इस वजह से वो इनके डिक्लाइन का एक बड़ा रीज़न बने। ये इसकी एक एग्जांपल है जिसको ऑक्टोपस कहा जाता है। ऑक्टोपस मतलब कि इसकी 8 टांगें होती हैं। तो ये एमोनाइट्स हैं, ये प्री हिस्टोरिक सेफेलोपोड्स की एग्जांपल है। फॉसल रिकॉर्ड से इनके रिकन्स्ट्रक्शंस बनाए गए और अब ये नहीं मिलते। सिमिलरली ये सारे के सारे प्री हिस्टोरिक सेफेलोपोड्स हैं। इनके अंदर से चंद एक एग्जांपल्स, मतलब इनसे मिलते जुलते एग्जांपल्स अब मिलती हैं, और एक्चुअल एनिमल ये वाले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ये उस दौर के सेफेलोपोड्स की डाइवर्सिटी की एक इमेज है, मतलब कि समंदर के बॉटम की इमेजिनेटिव पिक्चर है। मतलब ये रियल नहीं है, लेकिन फॉसल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह का सीन होता था। तो ये एक्वेटिक वेजिटेशन है। ये जो फिर रहे हैं ये भी, ये वाला ये जो पीछे पड़े हुए हैं, ये जो सीन की तरह का, और ये जो कॉनिकल शेप के सारे सेफेलोपोड्स हैं। और ये प्री हिस्टोरिक सेफेलोपोड्स का साइज़ कंपैरिजन एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के साथ, मतलब ये बहुत बड़े साइज़ के भी होते थे। अब भी जो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है वो फाइलम मोलस्का और क्लास सेफेलोपोडा के अंदर ही आता है। उसको कोलोसल स्क्विड या जाइंट स्क्विड कहा जाता है। 65 से 70 फीट तक लंबा होता है। तो इस ग्रुप को सक्सेसफुल ग्रुप कहा जाता है। और अगर सक्सेस का मतलब हम स्पीशीज़ की तादाद लें तो ये सारे वर्टिब्रेट, मतलब कि रीढ़ की हड्डी वाले सारे जानवर अगर इकट्ठे कर लें तो ये फिर भी उससे डबल सक्सेसफुल, इनकी डाइवर्सिटी, इनकी वैरायटी उससे डबल है। तो ज़्यादा इसकी वैरायटी आती है इसकी दो क्लासेस के अंदर। एक है क्लास गैस्ट्रोपोडा जिसके अंदर स्नेल और स्लग्स आते हैं, जिनको घोंगे वगैरह कहा जाता है उर्दू में। और दूसरी है क्लास बाइवेल्विया, इसके अंदर क्लैम्स और उसके रिलेटिव यानी कि सीपियाँ वगैरह आती हैं। ऑयस्टर जिससे मोती निकलते हैं वो भी बाइवेल्विया के अंदर ही आते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्रू सिलोमेट्स हैं। मतलब फाइलम मोलस्का और इससे आगे हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ट्रू सिलोमेट्स हैं। चाहे लिखा या नहीं लिखा, लेकिन अगले सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रू सिलोमेट्स हैं। तो मोलस्का के अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है, लेकिन इसका साइज़ छोटा होता है। इसको पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है, जिसके अंदर इसका हार्ट और इसके गोनेड्स यानी कि ओवरीज एंड टेस्टिस होते हैं। तो लास्ट पे सिलोम की डेफिनेशन है। सिलोम इस तरह की बॉडी कैविटी जो कि मेसोडर्म से बनती है, और इसके अंदर मेसोडर्म की ही लाइनिंग होती है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो मोलस्का प्रोटोस्टॉम्स होते हैं, कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे। तो इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ये आपस में मिलती हैं। इसमें से एक ग्रुप जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, हमारा अगला चैप्टर है फाइलम एनिलेटा, जिसको सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस तकरीबन एक ही जैसी होते हैं। इवन कि इनकी जो लार्वल स्टेजेस, इनमें लट्टू की शेप का एक लार्वा बनता है, उसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह का होता है। अगर आप लार्वा देखेंगे तो आप देख के बता नहीं सकते कि ये किसी मोलस्का का लार्वा है या फिर ये किसी एनिलीडा का लार्वा है। इसी तरह से इनके एडल्ट्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो भी काफ़ी सारे आपस में सिमिलर होते हैं। एग्जांपल इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन और उनके साथ जो एसोसिएटेड ट्यूब्स वगैरह होती हैं ये एक ही तरह की होती हैं। तो जोलॉजिस्ट इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि मोलस्का चाहे प्रोटोस्टॉम्स ही हैं, लेकिन इसके जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं जिसके साथ ये सबसे ज़्यादा मैच करते हैं वो होते हैं एनिलीडा। और जो बाकी के प्रोटोस्टॉम्स यानी कि पिछले चैप्टर जो हम पढ़ चुके, ये उनसे डिस्टेंटली रिलेटिव हैं, यानी कि उनसे बहुत दूर से रिलेटेड है।
तो इसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था प्रोटिस्टा, उसके बाद उससे एडवांस ग्रुप पढ़ा था पैराजोआ पोरिफेरा जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं। फिर हमारे पास है रेडिएट फाइला जिसके अंदर फाइलम नाइटेरिया, फाइलम टीनोफोरा वगैरह थे। फिर एसिलोमेट फाइलम थे, इसमें फाइलम निमर्शिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस मींस द फ्लैट वर्म्स। फिर आते हैं सूडोसिलोमेट्स जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, इनको एस्क्लेमेंथस कहा जाता है। इसके अंदर फाइलम नीमाटोडा, फाइलम रोटीफरा, फाइलम प्रियापोलेटा और इससे रिलेटेड माइनर फाइलम कुछ हमने डिस्कस किए थे जैसे फाइलम नेमेटोमॉर्फा वगैरह। अब यहाँ से आगे सीलोमेट्स शुरू होते हैं। सीलोमेट्स के अंदर से जो हाईलाइट किया हुआ है फाइलम मोलस्का, साथ एक स्नेल की डायग्राम बनी हुई है, ये अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद एनिलीटा और फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसके बाद ये एक्टोप्रोक्टा और ब्रेंकियोपोडा, ये बिल्कुल माइनर किस्म के फाइलम, इनमें छोटे छोटे साइज़ के एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनका सिर्फ नाम ही आता है, इनकी डिटेल आपके कोर्स में नहीं है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, ये जो तीन ग्रुप्स हैं ये जाएंगे ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर और ये जाएंगे चौथे सेमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओरिजिन ऑफ सिलोम, यानी कि ट्रू सिलोम बॉडी कैविटी कैसे बनी। तो चूँकि यह से करोड़ों साल पहले हुआ वाक़या, इस करके इंसान तो देखने के लिए मौजूद नहीं था, लेकिन दो इसके बारे में हाइपोथेसिस हैं। एक है शाइजोसीलस हाइपोथेसिस और एक है इंटेरोसीलस हाइपोथेसिस। शाइजोसीलस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मेसोडर्म दरमियान से स्प्लिट होकर दो हो जाता है और दरमियान में जो कैविटी बनती है वो होती है सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी। और दूसरा इंटेरोसीलस होता है जिसके अकॉर्डिंग मेसोडर्म अंदर से पलट जाती है, उसकी आउट पाउचिंग से साइड पे कैविटीज़ बनती हैं जो कि बॉडी कैविटी होती है। ये जो डायग्राम है इसको मुलाहजा फरमाइएगा क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं थी, मैं सेपरेटली ऐड की इसके अंदर से। तो ये स्टार्ट वाली स्टेज है, ये एंडोडर्म, मेसोडर्म और ब्लास्टोसील दिखाया गया, ये ओपनिंग जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। प्रोटोस्टोम्स के अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। तो इसमें ये जो रेड कलर के सेल्स दिखाए गए ये मेसोडर्म के सेल्स हैं और मेसोडर्म के सेल्स दरमियान से स्प्लिट होते हैं, यानी कि दरमियान से आधे आधे हो जाते हैं। अब इसके अंदर भी एक स्लिट प्रोड्यूस हो रही है और इसके अंदर भी, और इस स्टेज पे जाके मेसोडर्म के सेल्स बिल्कुल अलग-अलग हो गए, इनके दरमियान में कैविटी बन गई, यानी कि सी शेप की कैविटी और ये सी शेप की कैविटी। अब ये जो मेसोडर्म के अंदर वाली कैविटी बनी, इस कैविटी को ट्रू सिलोम कहा जाता है, जो कि मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनी है। और ये वाला हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं शाइजोसीलस हाइपोथेसिस, और इस तरह से जो बॉडी कैविटी बनती है उसको शाइजोसीलस सिलोम कहते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से। दोबारा से देखिए कि मेसोडर्म के सेल्स जो कि स्प्लिट होना शुरू हुए और दरमियान से स्प्लिट हो गए, इनमें कैविटीज़ बन गई, ये सी शेप कैविटी, ये सी शेप कैविटी, ये सिलोम है। अब जो दूसरा हाइपोथेसिस है ये है इंटेरोसीलस। इसके अकॉर्डिंग जो बॉडी कैविटी है वो आर्केंट्रॉन यानी कि एम्ब्रियोनिक गट या जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की इब्तदाई हालत उसकी आउट पाउचिंग से, मतलब ये येलो कलर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे आउट पाउच हो के मतलब कि बाहर को थैलियाँ सी बनी है कि ये बन रही है कि ये बन रही है। अब यहाँ पे बन गई और अगली स्टेज के अंदर जाके बिल्कुल सेपरेट हो गई। तो इस तरह से जो सिलोम बनती है इसको इंटेरोसीलस सिलोम कहा जाता है और इस प्रोसेस को इंटेरोसीलस हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो ये दो हाइपोथेसिस हैं। गुजारिश है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आपको आता है तो डायग्राम साथ लाजमी बनाइएगा। ये भी इसी की ही डायग्राम है, लेकिन ये पिछली ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और आसान है, ये वाली याद करें और बनाएं। तो ये हो गया दोनों में से कौन सा हाइपोथेसिस एक्चुअली करेक्ट है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो दोनों की दोनों बुतर डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट आते हैं मोलस्कन करैक्टरिस्टिक्स या जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का।
तो चूँकि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ के अंदर से कॉमन करैक्टर निकालना मुश्किल काम है। हर क्लास के अलग-अलग करैक्टर हैं जो कि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हैं, लेकिन जो जनरल करैक्टर है सारे मोलस्का पे अप्लाई होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोलस्का का जो साइज़ है, इसकी रेंज कम से लेकर और बहुत ज़्यादा तक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि इसकी जो अपर रेंज है वो जाती है जाइंट स्क्विड, और जाइंट स्क्विड की जो लंबाई होती है वो 18 मीटर होती है। और छोटी एग्जांपल्स के अंदर गार्डन स्लग्स आते हैं, मतलब कि बगीचे में पाए जाने वाले मोलस्का होते हैं, और इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जो इसका मतलब है, लैटिन वर्ड मोलस्कस, और इसका मतलब होता है सॉफ्ट, तो मोलस्का का मतलब बनता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडीज़ की दो मेजर पार्ट से मिलकर बनती है, एक को हेड फुट कहते हैं और दूसरा होता है विसरल मास। हेड फुट वो हिस्सा होता है जो निचली साइड पे फुट होता है, उसके अगले सिरे पे इसका हेड अटैच होता है, डायग्राम में आएगा। और विसरल मास इसकी बॉडी के सारे जो इंटरनल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स उनका कलेक्टिव नेम होता है। सेकंड, इनकी बॉडी के अंदर एक वाइट कलर का शीट की तरह का टिश्यू होता है, उसको मेंटल कहा जाता है। ये इसके सारे ऑर्गन्स के ऊपर इस तरह कवर चढ़ा होता है ना, इस तरह से चढ़ा होता है, और मेंटल अपने ऊपर वाली साइड पे, मतलब मेंटल से इसका शेल सेक्रीट होता है। शेल इनका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और निचली तरफ जो विसरल ऑर्गन्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि शेल और विसरल ऑर्गन्स के दरमियान में मेंटल होता है। मेंटल के जो नीचे खाली जगह बनती है उसको कहते हैं मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी का फंक्शन होता है कि एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज, डाइजेस्टिव वेस्ट यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को एलिमिनेट करना, और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स यानी कि एग्स और स्पर्म्स वगैरह को रिलीज़ करने के लिए यूज़ होती है। तो ये जो मेंटल कैविटी है ये फाइलम मोलस्का का ही यूनिक करैक्टर है, ये किसी और फाइलम के अंदर आप लोगों ने ना पढ़ी है ना इसके बाद कहीं पे आएगी। चौथा, इनकी बॉडी नॉर्मली बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर शेल की वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो बायलेटरली एसिमेट्रिकल होती है, कि मतलब दो इक्वल पार्ट्स होते हैं लेकिन शेल एक तरफ को थोड़ा ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ कम होता है। और इसके कुछ मेंबर्स बिल्कुल एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि उनका शेल इस तरह की यूनिक शेप का होता है कि उसको किसी भी तरफ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। पांचवा, प्रोटोस्टोम्स होते हैं, और ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर लार्वल स्टेज आती है जिसको ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। स्पाइरल क्लीवेज है, मतलब जो सेल डिवाइड होते हैं जाइगोट के, और जो सिलोम बनती है वो शाइजोसिलस होती है। छठा, कि इसकी सिलोम साइज़ के अंदर छोटी होती है और हार्ट, नेफ्रीडिया और गोनेड्स, मतलब कि इन थोड़े से ऑर्गन्स की इर्द गिर्द होती है। पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। सातवां, सारे मोलस्का के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सवाए सिफेलोपोडा के। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ये बाकियों से ज़्यादा एफिशिएंट हैं, प्रेडेटर हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एफिशिएंट एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। एक्सेप्शंस आर देयर। इससे अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अर्थवर्म आता है, यानी कि केंचुआ, जो कि इंतहाई सुस्त और स्लगिश एनिमल है। तो ये जो स्लगिश का वर्ड सुस्ती के लिए यूज़ किया जाता है, स्लगिश का वर्ड स्लग से ही है, यानी कि स्लग लाइक। स्लग फाइलम मोलस्का का मेंबर है, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर आता है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करता है। तो स्लग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। जो अर्थवर्म है केंचुआ, उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन है वो भी सुस्त ही, मतलब कि एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। आठवां करैक्टर है कि इनके मुंह के अंदर ना एक, जिस तरह टंग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, उसको रेड्यूला कहा जाता है। उसके ऊपर जिस तरह से रेगमाल का स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे दांत से बने होते हैं, इससे ये फूड को खुरच खुरच के खाते हैं। तो ये जो रेड्यूला के ऊपर दांत होते हैं, रिसेंट रिसर्च के मुताबिक एनिमल किंगडम के अंदर पाया जाने वाला सबसे टफ और सबसे पक्का मटेरियल वो जो दांत हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक साइज़ के, वही होते हैं। तो किसी भी दूसरे एनिमल के, चाहे वो बब्बर शेर है चाहे इंसान, उसके दांत इतने सख्त नहीं होते जितना ये रेड्यूला के ऊपर मौजूद छोटे छोटे दांत होते हैं।